हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नीट 2024 के स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी इस तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना जरूरी है। तो क्वेश्चन सॉल्व भी करें और साथ में ये भी एनालाइज करें कि पुराने पेपर्स में क्या क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी क्वेश्चंस की। तो अगर हम उसे समझ जाएंगे तो अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एनसीईआरटी भी डील करना है, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करने हैं और सैम्पल पेपर्स जो हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, लास्ट में वो सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपका होल्ड बनेगा कॉन्सेप्ट पे। तो उल्टा ये है कि आप क्या करेंगे, चीजें जो है वो रिलेट करना शुरू कर देंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा रिलेशन बनेगा आपका कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके। तो इस सेशन में हम वही करने वाले हैं, यानी कि नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हर एक यूनिट का हम एक एक सेशन रखेंगे, हर एक यूनिट में के हिसाब से हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यूनिट 11th क्लास का पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ, शॉर्ट्स में मैंने मेंशन किया है, वो वीडियो अपलोडेड है। तो वहां पे आप चेक करेंगे कि क्या कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, क्या इंपॉर्टेंस है एक चैप्टर की। तो ये 4 चैप्टर्स में से हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर और उससे पहले कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जानते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पहले चैप्टर से है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो डिस्कस करता है आपके साथ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट से। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका क्लासिफिकेशन पार्ट से। ये बताता है कि आपको एक ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है तो क्या हायरार्कियल अरेंजमेंट है, क्या सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है जो फॉलो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है यानी कि टेक्सा है, तो अगर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एनिमल्स के केस में, ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में पूछा गया। तो एनिमल्स के केस में अगर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या क्या एक्यूरेट अरेंजमेंट है। ठीक है, तो पहला अगर हम अरेंजमेंट देखें, सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें मेंशन किया गया फर्स्ट किंगडम। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में पहला किंगडम ही है। तो किंगडम जो है वो सबसे लीस्ट स्पेसिफिक और हाईएस्ट टेक्सॉन होता है। उसके बाद आता है फाइलम, यहाँ पे ऑर्डर आ गया तो ये ऑप्शन पहले ही गलत है। अब सेकंड देखते हैं ऑप्शन बी, किंगडम, फाइलम, फाइलम तक ठीक है। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, अगेन सही लग रहा है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये एक्यूरेट ऑप्शन है, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे लास्ट 2 ऑप्शंस भी। ठीक है, सो लास्ट 2 ऑप्शंस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन सही लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो बाकी आप चेक नहीं करेंगे, उन्हें चेक किए बिना ही आप उसे मार्क कर देंगे। ये गलती नहीं करनी है। कई बार हम क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज ना करके डायरेक्टली ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन चेक कर लिया, वो गलती नहीं करनी है। दूसरा चीज जो है, अगर आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगा कि अच्छा इससे रिलेट हो रहा है, आपने इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो यही करेक्ट आंसर होगा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में वो दिखा और आपने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे गलती हो जाती है कि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन चेक किए बिना ही आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। अगर आप वो चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें से एक्यूरेट कौन सा हो सकता है। हमने ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी पढ़ा, वहां पे भी पढ़ा। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ भी पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, इस ऑप्शन के साथ भी पढ़ा था, तो हम कहाँ पे एक्यूरेटली फिट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे एक्यूरेटली फिट होगा। तो वो एनालिसिस तभी कर पाओगे जब चारों ऑप्शन स्टडी करोगे। वैसे तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट स्टिल हम यहाँ पे चेक करेंगे किंगडम, क्लास, अगेन यहाँ पे ही कैंसिल हो गया, किंगडम, ऑर्डर,
यहाँ पे अगेन कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत आ गया। तो मैं अगेन बोल रही हूँ, चारों ऑप्शन चेक करेंगे फिर ही जाके आप मार्क करेंगे। तो चेक करते हैं कि क्या है एक्यूरेसी। तो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन सही है ना? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो ये है वो हायरार्कियल अरेंजमेंट जिसमें मेंशन किया गया है आपके टेक्सॉन को, आपके टेक्सा को। फाइन, तो चेक करते हैं किंगडम, फाइलम, बट यहाँ पे डिवीजन भी मेंशन किया हुआ है। पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एनिमल्स के केस में मार्क करना है, राइट? तो अगर एनिमल्स के केस में है तो हम सबसे पहला फाइलम देखेंगे। अगर प्लांट्स के केस में पूछा गया हो तो डिवीजन इज द एक्यूरेट ऑप्शन। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, प्लांट्स के केस में डिवीजन बोला जाता है, एनिमल्स के केस में सेकंड टेक्सॉन को फाइलम कहा जाता है। उसके बाद सारे अगेन बाकी जो अरेंजमेंट्स है बिल्कुल सेम रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के केस में, दोनों के केस में। तो याद करने का भी एक तरीका है, इसे याद करने के लिए मैं बता देती हूँ। एक निमोनिक है, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर निमोनिक है, दैट इज किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पाइनच। किंगडम से किड्स, पी फाइलम से प्रेफर, क्लास से कैंडी, ऑर्डर से ओवर, राइट, ओवर, एंड फैमिली से फ्राइड, जीनस ग्रीन, एंड देन स्पाइनच, स्पीशी। किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पाइनच। तो ये निमोनिक है जो आपको याद करने में हेल्प करेगा ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, ये छोटे छोटे निमोनिक्स आपको बहुत जगह हेल्प करते हैं, तो निमोनिक्स जो है वो जरूर फॉलो करें, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारा डाटा होता है, थ्योरेटिकल डाटा होता है, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जो है वो जरूर चाहिए ताकि आप चीजें अच्छे से लर्न कर सको। या तो आप उस चीज का मीनिंग समझ लो, उस वर्ड का मीनिंग समझ लो पर्टिकुलरली जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, या फिर आप निमोनिक बना लो। ठीक है, तो निमोनिक जो है वो बहुत सॉर्टेड तरीके से आपको याद करने में हेल्प करेंगे। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो द लिविंग वर्ल्ड से है अगेन, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को मेंशन करता है, उनके ग्रुप्स को मेंशन करता है। तो इसी चैप्टर में 4 पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 किंगडम एनिमेलिया से और 2 किंगडम प्लांटेस से, जिसके बारे में पूरा हायरार्कियल अरेंजमेंट में पूरा क्लासिफिकेशन मेंशन किया गया है। वैसे तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपको अलग अलग टेक्सॉन के बारे में बताया गया है, ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, उनकी एग्जाम्पल्स मेंशन है, वो सब आपको लर्न करनी है। ठीक है, फेलिस किससे बिलोंग करता है, ऑर्डर कार्निवोरा किस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, तो ये सब चीजें, पेंथेरा जो है वो किससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है आपको याद करनी है, सारे ग्रुप्स याद करने हैं, और अल्टीमेटली वो क्लासिफिकेशन भी, वो टेबल भी जिसमें मेंशन किए गए हैं 4 ऑर्गेनिज्म, दैट इज मैन, मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, उसके बाद थर्ड ऑर्गेनिज्म वीट, एंड फोर्थ मैंगो। ये 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरी क्लासिफिकेशन है, ये पूरी लर्न करनी है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से टेक्सॉन का क्या नाम है वहां पे। ठीक है, सो फैमिली मस्कीडे के बारे में पूछा गया कि मस्कीडे जो है वो उससे कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, तो मस्कीडे से बिलोंग करता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका जो है यानी कि हाउस फ्लाई जो है वो फैमिली मस्कीडे से बिलोंग करता है। ठीक है, सो ये है हाउस फ्लाई, यानी कि सी जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास बात की गई है होमोसेपियंस की, यानी कि मैन की। मस्का डोमेस्टिका हम बात कर चुके, मस्कीडे से बिलोंग करता है, मैंगीफेरा इंडिका, एंड अल्टीमेटली वीट यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ये सारे जो है, इसमें से फर्स्ट टू जो है मैन और हाउस फ्लाई, ये दोनों बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से, जिसमें से मैन का फाइलम है कॉर्डेटा और हाउस फ्लाई का जो फाइलम है द लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, और इंसेक्टा जो है वो मस्का डोमेस्टिका की क्लास है, यानी कि जो और लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास जो है, एक क्लास इंसेक्टा, उसी से हाउस फ्लाई बिलोंग करता है। ठीक है, कॉकरोच भी इसी इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। तो डायप्टेरा ऑर्डर, मस्कीडे फैमिली, मस्का डोमेस्टिका। वैसे ही क्लास मेमेलिया, ह्यूमन के केस में ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, एंड स्पीशीज सेपियंस।
अब मैंगो और वीट जो है वो दोनों किंगडम प्लांटेसे और दोनों डिवीजन एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। डिवीजन की बात हो रही है, नॉट फाइलम है। बट मैंगो डाइकोटिलिडने है, वीट मोनोकोटिलिडने। मैंगो स्पिंडेल ऑर्डर से बिलोंग करता है, फैमिली एनाकार्डेसी है, जीनस मैंगीफेरा। वैसे ही वीट के केस में ऑर्डर पोएल्स, पोएसिए फैमिली एंड ट्राइटिकम जीनस। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, रिलेट करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे लर्न करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा लर्न करना भी। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के उस सेगमेंट से है जिसे आरएच विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि वायरस, वायराइड्स एंड प्रायॉन्स, इन तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एनसीईआरटी जो है वो एडिशनली लाइकेंस के बारे में भी मेंशन करती है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। बट इस क्वेश्चन में उसके बारे में कोई भी पार्ट जो है, कोई भी ऑप्शन जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें बात की गई वायराइड्स, प्रायॉन्स और वायरसेस के बारे में। तो इसमें से हमें बात करनी है, ढूंढना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है चारों में से। ठीक है, सो वायराइड्स के बारे में पहले बोला गया है कि वायराइड्स जो है वो प्रोटीन कोड लैक करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए मटेरियल है जो कि इंफेक्शन कॉज करता है विदाउट एनी प्रोटीन कोड। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। यस, जब भी हमारे पास होस्ट सेल में इंफेक्शन होती है तो वायरस तभी ही अपना सेल्यूलर मशीनरी जो है होस्ट की टारगेट करके, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होस्ट का टारगेट करके अल्टीमेटली अपना काम निकलवाते हैं। अदरवाइज अगर वायरस बाहर है ना, ऑर्गेनिज्म हो, तो बाहर जो है ये इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। बाहर ये कुछ भी नहीं करेगा, ये जब तक होस्ट को टारगेट करके अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर रिलीज नहीं करेगा और इसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल को टारगेट नहीं करेगा, तब तक वो अपना काम नहीं कर सकता। प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है वायरस के केस में, प्रोटीन कोड जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, बट जेनेटिक मटेरियल वो अंदर रिलीज करेगा। जेनेटिक मटेरियल होस्ट की जेनेटिक मटेरियल को टारगेट करके उसका हिस्सा बन के नए वायरसेस बनाता है, नया रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू करता है जिसमें वायरस के प्रोटीन्स बनते हैं, वायरसेस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वायरस के जेनेटिक मटेरियल ने पूरा टारगेट कर लिया होस्ट के सेल को और वहीं पे काम कर रहा है। बाहर अगर वायरस रहेगा तो इसमें से कुछ भी नहीं करेगा, ना मेटाबॉलिज्म, ना खाना, ना पीना, ना रेस्पायर करेगा, ना एक्सक्रीट करेगा। जब होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो सारे प्रोसेसेस का हिस्सा बन जाएगा, स्पेशली रिप्रोडक्शन, राइट। सो इसीलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, यानी कि होस्ट के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। अभी हमने बात की वायरस का प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है। बाहर जो वायरस है वो इनर्ट है, इनर्ट यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव है। जब तक जेनेटिक मटेरियल को सेल्यूलर मशीनरी नहीं मिलती तब तक जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं कर सकता। तो वायरस ने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, चाहे वो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल, जो भी उसके लिए कॉम्पैटिबल है उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, अब होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को उसने टारगेट कर लिया, उसकी सेल्यूलर मशीनरी जो है वो यूज करना शुरू कर दी और अल्टीमेटली अपना काम निकलवा लिया। प्रोटीन ने तो काम ही नहीं किया, प्रोटीन ने सिर्फ ट्रांसफर किया जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, और इन्फेक्शन किसने कॉज की, जेनेटिक मटेरियल ने। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है, तो ऑप्शन जो है वो यही सही है। पर लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही है, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स को प्रायॉन्स कहा जाता है। वायराइड्स जो है वो प्रोटीन कोट नहीं होता, इनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रायॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट जो है वो, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनएक्यूरेट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनएक्यूरेट ही मार्क करना था। ठीक है, तो ये है वो स्टेटमेंट। यहाँ पे मेंशन किया गया है वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर है और अल्टीमेटली इनमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब जेनेटिक मटेरियल अंदर गया और उसी ने इंफेक्शन कॉज की। प्रोटीन कोड अदरवाइज बाहर इंफेक्शन कॉज नहीं करता। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन जो है वो है द लिविंग वर्ड से अगेन, यानी कि बेस्ड है नोमेनक्लेचर पे। कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, है ना।
बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है उसके अकॉर्डिंग नेम में 2 वर्ड्स होने चाहिए, दैट इज जेनेरिक नेम, फर्स्ट नेम जो जेनेरिक नेम होता है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है स्पीशी पे बेस्ड, वो उसका फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होता है। अगर हम टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होना चाहिए, अगर लिख रहे हैं तो सेपरेट होने चाहिए और सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, ये मेंशन किया था। और उसके अलावा इटैलिक्स में होने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो है हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के दौरान स्टडी करते हैं हम। और कार्लस लीनियस ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लांट ऑर्गेनिजम्स को का नेमिंग किया था, उनको नेम दिया था, जिसमें से मैंगो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो को भी नेम किया था कार्लस लीनियस ने। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैंगो का एक्यूरेट नेम क्या है। अगर साइंटिफिक नेम मेंशन करना हो कार्लस लीनियस के अकॉर्डिंग तो मैंगो का नाम उन्होंने क्या मेंशन किया था। मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है जो हमने अभी भी पढ़ा क्लासिफिकेशन में वो है मैंगीफेरा इंडिका, सब जगह यही मेंशन किया गया, सब इटैलिक्स में मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो लास्ट स्टेटमेंट में बायनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी कि रूल फॉलो नहीं हुआ है। इंडिका स्पीशी का जो नेम होता है उसमें स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट है, तो ये पहले ही गलत है। दूसरा, कार्लस लीनियस ने क्या किया था, अपना नाम लास्ट में मेंशन किया था, ठीक है। जो हमारे पास जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था, नेमिंग की थी, तो अपना नाम लास्ट में मेंशन किया था, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में से एनसीईआरटी बताती है कि कार्लस लीनियस ने अपना लास्ट नेम यानी कि लीनियस जो है वो मेंशन किया था आफ्टर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। तो एनसीईआरटी जो है वो बताती है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे कार्लस लीनियस ने क्या मेंशन किया था, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मैं बता दूं, इनमें जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म और अलग अलग पाथ से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और उसी को आपको मार्क करना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स यानी कि सेलुलर प्रोटोप्लाज्म जो है, अगर 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो रहा है तो उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो इट साउंड्स करेक्ट, राइट। तो फिर भी हम बाकी 3 ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट है उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं। पहली बात, सैप्रोफाइट जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, उसी पे फीड करते हैं, उसमें से सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोजिशन के दौरान जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी का होता है। एक तो वो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हो, जैसे कि लाइकेंस के केस में है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। और दूसरा केस होता है पैरासिटिज्म का, जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी में रहकर या उसके ऊपर रहकर, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहकर उसमें से न्यूट्रिशन या बेनिफिट एक्वायर करेगा, बदले में कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हुई है बट सैप्रोफाइट टर्म दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो हमें इसे मार्क नहीं करना। अब थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हीट सेल्स कहते हैं। यहाँ पे बात हुई है ब्लू ग्रीन एल्गी वाले पार्ट यानी किंगडम मोनेरा के साइनोबैक्टीरिया सेक्शन से। उसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दैट आर हेटेरोसिस्ट्स। हेटेरोसिस्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नॉट द शीट सेल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। A fusion of 2 cells are called as karyogamy. It's not the cells but the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरियोगैमी कहा जाता है। कैरियो हियर मींस न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियर टर्म दिया गया, कैरियो टर्म दिया गया न्यूक्लियस को। गैमी मींस फ्यूजन, ठीक है। प्लाज्मो मींस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, और गैमी मींस फ्यूजन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ ये है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो
यहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं। यहाँ ये सेक्शन जो है वो लिया गया है किंगडम फंजाई के रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, जिसमें से बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। ठीक है, सो ये है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट। किंगडम फंजाई वाले पार्ट से ये स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये है किंगडम प्लांटेसी। ये पार्ट जो है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट दिया जाता है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, और रीजन यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन होता है। रीजन यानी कि जो स्टेटमेंट असर्शन में मेंशन किया गया उसका एक्सप्लेनेशन इज द रीजन। अब क्या होता है कि कई बार असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट होते हैं, कई बार कोई एक ऑप्शन जो है असर्शन या फिर रीजन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, या तो दोनों इनकरेक्ट होंगे या दोनों में से एक इनकरेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, असर्शन करेक्ट है बट रीजन जो है वो भी करेक्ट है बट वो एक्यूरेटली उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। और फोर्थ केस ये होता है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को। ये 4 कंडीशंस हो सकती है। तो इनमें ऑप्शन में वही पूछा गया है कि ये 2 स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन, उसमें हमारे पास क्या कंडीशन इन चारों में से। सबसे पहले तो असर्शन जो है वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, मॉस यानी कि ब्रायोफाइटा है, राइट। मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज आती है मॉस के केस में, है ना। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज ही होती है मॉसिस के केस में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ब्रायोफाइटा सेक्शन में, मॉसिस के सेक्शन में आपको स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल मैच करता हुआ मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन केस ऑफ मॉसिस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा लिखा गया है कि प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, यानी कि प्रोटोनिमा जो है वो डायरेक्टली स्पोर्स से बनता है जो कि कैप्सूल में बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेज इन केस ऑफ मॉसिस इज प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। ठीक है, तो एनसीईआरटी मेंशन करती है बिल्कुल यही चीज, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है, और रीजन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा था कि असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं था। करेक्ट, बोथ assertion and reason are correct but R is not the correct explanation of assertion। ऐसा भी नहीं था, रीजन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो स्पोर से डेवलप होती है। और थर्ड लास्ट ऑप्शन कह रहा था कि assertion जो है वो करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं था, रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट था। हम इसके लिए स्टडी करते हैं एनसीईआरटी के इस पार्ट को। तो एनसीईआरटी जो है वो कह रहा है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज है मॉस के लाइफ साइकिल में, जिसमें 2 स्टेजेस होती है, यानी कि गैमेटोफिटिक पार्ट में 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेज, वही बोला गया था क्वेश्चन में, असर्शन में। वो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होती है, यही कहा गया था रीजन में, है ना। तो मैच कर रहा है, जस्टिफिकेशन हो रहा है। और ये प्रोटोनिमा स्टेज क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। प्रोटोनिमा स्टेज फर्स्ट स्टेज है, स्पोर से डेवलप होती है, ग्रीन होती है, क्रीपी होती है और फिलामेंटस होती है। सेकेंड स्टेज कौन सी है? लीफी स्टेज है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है एज अ लेटरल बड। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज रहेगी, जो अपराइट स्लेंडर, ये क्रीपिंग है प्रोटोनिमा, बल्कि लीफी स्टेज जो है वो अपराइट स्लेंडर रहेगी और इसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स रहेंगे। ठीक है, अब ये लीफी स्टेज ही है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, नॉट द प्रोटोनिमा स्टेज। सो ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मॉसिस के अंदर आपको मिल जाएगा, आप इसे स्टडी करें, अच्छे से समझें। ठीक है, और लीवर वर्ड्स भी है ब्रायोफाइटा का पार्ट, वो भी अच्छे से स्टडी करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टेरिडोफाइटा पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है हेटेरोस्पोरस, यानी कि डिफरेंट स्पोर्स किस किस में होते हैं, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसे है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन है इक्विस्टेम, इक्विस्टेम एंड सेल्विनिया। सेल्विनिया जो है उसमें हेटेरोस्पोरस अरेंजमेंट है बट नॉट द इक्विस्टेम, तो दोनों करेक्ट नहीं है, तो ये मार्क नहीं करेंगे हम ऑप्शन। लाइकोपोडियम में नहीं होता है हेटेरोस्पोरस अरेंजमेंट, बल्कि सिलेजिनेला में होता है, ये भी करेक्ट नहीं है। अभी आ गया सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, दोनों सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया टेरिडोफाइटा है दोनों, इन दोनों के केस में हेटेरोस्पोरस अरेंजमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, साइलोटम एंड सेल्विनिया, सेल्विनिया में होता है बट साइलोटम में नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। तो एनसीईआरटी कहती है कि जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, यानी कि लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स। सो दीज organisms, these generas are called as heterosporous generas, salvinia और sileginella, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं इस केस की, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये है प्लांट किंगडम के एल्गी पोर्शन पे बेस्ड। अब हम एल्गी को समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि एल्गी जो है यानी कि थैलोफाइटा जो है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, जिसमें से ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसिए, रेड एल्गी को रोडोफाइसिए एंड ब्राउन एल्गी को फियोफाइसिए कहा जाता है। तो ये 3 और कैटेगरीज हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन तीनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उनके साथ करेक्ट जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको हमें मैच करना है और फिगर आउट करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो वॉलवॉक्स जो है सबसे पहले ऑप्शन में ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी के साथ स्टार्च मेंशन किया गया है। स्टार्च जो है इट्स द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी, तो वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है, तो मैच कर रहा है ना। सेकंड है एक्टोकार्पस फ्यूकोसेंथिन, एक्टोकार्पस अगेन अ ग्रीन एल्गी, फ्यूकोसेंथिन जो है वो इसका रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है बल्कि पिगमेंट है जो इसमें प्रेजेंट रहता है, तो ये भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, मैनिटॉल ये एक ऐसा रिजर्व फूड मटेरियल है जो फियोफाइसी है यानी कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल पाया जाता है, बल्कि यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं मार्क करने के लिए। पॉरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसियम में होता है, ठीक है, और पॉरफायरा जो है वो रोडोफाइसियम नहीं है, तो जानते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूलोथ्रिक्स है, जो कि मैनिटॉल से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें हमें मार्क करना है, मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो एक एक करके फिगर आउट करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड और डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, वेस्कुलर प्लांट है, हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है। ये स्टेटमेंट मैच करता है जिम्नोस्पर्म में से, तो यहाँ पे है हमारे पास जिम्नोस्पर्म में साइकस, ठीक है, तो सी के साथ मैच कर रहा है फर्स्ट वाला, फाइन, अभी के लिए ये रखते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, ठीक है, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट और डोमिनेंट और हैप्लॉइड होना चाहिए, ठीक है। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट डोमिनेंट के केस में फर्न फ्यूनेरिया, फर्न टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्लांट किंगडम से ही बिलोंग करता है।
इसमें पूछा गया है, इसमें आपको मैच करनी है दो लिस्ट, जिसमें से एक लिस्ट में मेंशन किया गया है सारे ऑर्गेनिजम्स और सेकंड लिस्ट में मेंशन किए गए हैं उनके गैमेटोफिटिक अरेंजमेंट। तो इन दोनों को आपको मैच करना है एक्चुअली। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पायरोगेरा, जो कि बिलोंग करता है एल्गी से। ग्रीन एल्गी है ये, थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा में एल्गी में जो अरेंजमेंट रहता है उसमें जो गैमेटोफाइट रहता है वो रहता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो कि फ्री लिविंग होता है। ठीक है। सो स्पायरोगेरा में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट ऑप्शन में डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की बात हुई है यहाँ से, तो ऑप्शन वैसे हमें कम मैचिंग लग रहा है। तो उसके बाद वेस्कुलर प्लांट, एल्गी में वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे एल्गी के लिए। सेकेंड है डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये थोड़ा सा मैच लग रहा है, सेकेंड ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। ऐसा अरेंजमेंट होता है हमारे पास फर्न्स के केस में और टेरिडोफाइटा के केस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये स्पायरोगेरा के साथ मैच नहीं करेगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये आएगा ब्रायोफाइटा के केस में। तो ये ऑप्शन जो है वो स्पायरोगेरा से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास अभी तक मैचिंग अरेंजमेंट जो है वो कहाँ रहा, सेकेंड ऑप्शन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट फोर अगेन टेरिडोफाइटा, उसके लिए हमने फिगर आउट किया कि प्रोथैलस जो है वो टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट रहता है, तो बी का है थर्ड ऑप्शन। फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है, उसमें स्पोरोफाइट रहता है डिपेंडेंट। सी का फोर। बी बचा वन के साथ, साइकस यानी कि जिम्नोस्पर्म में, जो कि वेस्कुलर प्लांट है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के साथ, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं ए का टू, बी का हमारे पास आ गया फर्न का थर्ड, सी का आ गया हमारे पास फोर्थ एंड साइकस यानी कि डी का आ गया फर्स्ट। तो हमारे पास मैच कर रहा है ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों कैटेगरी से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फ्यूनेरिया, टेरिडोफाइटा एंड अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म, ये है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स। तो अकॉर्डिंगली इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात हुई है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हाइड्रोकोलाइड की बात हुई है। हाइड्रोकोलाइड कैरागीन जो है वो किससे ऑब्टेन हुआ है, प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग के ही पोर्शन में जब हम एल्गी की बात करते हैं, एल्गी के केस में इंट्रोडक्शन में ही मेंशन किया गया है हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड कैरागीन जो है वो किससे ऑब्टेन होता है, हाइड्रोकोलाइड कैरागीन जो है वो होता है रेड एल्गी में यानी कि रोडोफाइसिए में। तो रोडोफाइसिए से बिलोंग करता है हमारे पास कैरागीन। तो कैरागीन जो है उसमें रोडोफाइसिए से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जिसमें से एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी रिलीज करता है, कैरागीन यही हम बात कर रहे थे। ठीक है, कैरागीन ये वाला पोर्शन जो कि रेड एल्गी रिलीज करती है और ये कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। तो ये है हमारे पास एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे जेमे के बारे में। जेमे जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, कप्स की फॉर्म में हमारे पास ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है मर्केंशिया की। मर्केंशिया जो कि जिसमें के हमारा जो कि लीफी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जेमे कप्स दिए गए थे, पूरा प्रॉपर एक डायग्राम जो है वो मेंशन किया गया एनसीईआरटी में। तो वही पूछा गया है कि किस में प्रेजेंट रहते हैं, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, लीवरवर्ट्स में या मॉसिस में। तो हमारे पास ये जेमे जो है वो लीवरवर्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं कुछ, जिसमें से मर्केंशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी बैंक्स ऑफ streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods। जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्ट्स की वो थैलॉइड है, जैसे कि मर्केंशिया के केस में। यही मर्केंशिया की एग्जांपल दी गई है डायग्राम में,
आपको जेमिकप्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, जो थैलस है वो डॉर्सोवेंट्रली और क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेट के साथ। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड सा अरेंजमेंट, लीफी सा अरेंजमेंट रहेगा जो ग्राउंड के बिल्कुल पास रहता है। और इसमें क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होंगे। कहीं पे भी आप देखना, यहाँ पे एक्चुअली टर्म यूज नहीं की जाती लीफ स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि लीफ, प्रॉपर लीफ और प्रॉपर स्टेम नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें मेंशन किया गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जेम। हम इसी की बात कर रहे थे, सिंगल जेम। ये ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बल्ब्स हैं जो कि स्मॉल रेसेप्टेकल जेमिक कप्स में फॉर्म होते हैं, जो उनकी थैलाई में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से थैलाई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। इसमें ऐसे कप्स प्रेजेंट रहते हैं, जेमे कप्स, जहां पे जेमे प्रेजेंट होंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ना नेक्स्ट, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब स्ट्रोबिलाई इनमें से किस में प्रेजेंट रहता है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रोबिलाई जो है वो कोन्स के लिए दूसरी टर्म यूज की गई है। तो बोला गया है टेरिस, मर्केंशिया, इक्विस्टेम एंड सैल्विनियम में से किसके पास कप्स होते हैं। सैल्विनियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। तो टेरिस, मर्केंशिया और इक्विस्टेम के कंपैरिजन में इक्विस्टेम जो है वो स्ट्रोबिलाई और कॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो मेंशन किया गया है टेरिडोफाइटा सेक्शन में दैट लीव्स इन टेरिडोफाइटा स्मॉल माइक्रोफिल्स हो सकते हैं जैसे सिलेजिनेला में, और मैक्रोफिल्स हो सकते हैं जैसे फर्न में। फर्न की हमने बात की है ना, हमने मैच किया था कॉलम जिसमें फर्न को टेरिडोफाइटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफी अपेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल। तो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया कंटेन करते हैं जो लीफ लाइक अपेंडेजेस से कवर्ड रहते हैं, यानी कि क्लोज एनक्लोज्ड रहते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। अगेन लीफ लाइक अपेंडेजेस, नॉट ट्रू, राइट। अब ये स्पोरोफिल्स जो है कुछ केस में वो कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे सिलेजिनेला एंड इक्विस्टेम। सो सिलेजिनेला एंड इक्विस्टेम ये आपको याद रखना है, सिलेजिनेला एंड इक्विस्टेम, ठीक है, ये आ गया, फाइन। अब सो ये आ गया सिलेजिनेला एंड इक्विस्टेम। सो इनमें है स्ट्रोबिलाई और कोन जो कि टेरिडोफाइटा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस। तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात हुई है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो मेन बेसिस है इनकी क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा में कहा गया है कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से टेल तक एक्सटेंड करती है और प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा तो नहीं होता इनके केस में, इनके केस में नोटोकॉर्ड टेल में रहती है और लार्वल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पूरी जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहले ही इनएक्यूरेट है। अब दूसरा कहा गया वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में सिर्फ, यस, नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, बट वो लेटर ऑन चेंज हो जाती है इनटू वर्टिब्रल कॉलम, फाइन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल बैक साइड में होता है और हॉलो होता है,
जबकि नोटोकॉर्ड जो होती है वो भी डॉर्सल होती है, सब डॉर्सल होती है और वो हॉलो नहीं होती। ठीक है, अब कॉर्डेटा जो है वो 3 सब फाइला में डिवाइडेड है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। नहीं, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इज करेक्ट, पर हेमिकॉर्डेटा की जगह वर्टिब्रेटा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास बी और सी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमें मार्क करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया, पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म के साथ कौन से उनके एक्यूरेट नेम जो है वो मैच करते हैं। सबसे पहले तो फाइसीलिया, फाइसीलिया द सीलेंट्रेटा, द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये आ गया। तो फाइसीलिया यानी कि ऑप्शन ए मैच करता है 2 से, तो 2 ऑप्शन ए और 2 यहाँ पे है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। ठीक है, अब लाइमिलस, लाइमिलस द किंग क्रैब, सेकेंड नेम है द लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल इसलिए क्योंकि पुराने फीचर्स है और अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा है लाइमिलस। ठीक है, सो लिविंग फॉसिल है, तो ऑप्शन बी का 3 अगेन, ये और ये। एंसाइलोस्टोमा, एस्केलमेंट है द हुकवर्म, सी का 4, ऑप्शन बी थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, सी के किस में 1 मेंशन किया गया, एंड पिंक टार्डा इज द पर्ल ऑयस्टर यानी कि मोलस्कन। ठीक है, सो हमारे पास डी का है 1। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो फाइसीलिया द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, द सीलेंट्रेटा, लाइमिलस द किंग क्रैब यानी कि लिविंग फॉसिल, आपको इस तरीके से मैच करने को कहा जा सकता है। उसके बाद एंसाइलोस्टोमा द हुकवर्म, एंड जो कि एस्केलमेंट है, पिंक टार्डा द पर्ल ऑयस्टर जो कि मोलस्कन है। तो एजर्शन रीजंस के साथ साथ और सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ आपको करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने पड़ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न में रहेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते थे, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं है। ठीक है, बट स्टिल डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जो भी लेबलिंग वहां पे की गई है, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको जरूर स्टडी करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं उस दौरान हम सारे के सारे रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बट पेडिग्री एनालिसिस के दौरान हम डोमिनेंट जो कैरेक्टर है यानी कि डोमिनेंट डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो भी स्टडी करते हैं। वहां पे डोमिनेंट जो एस्पेक्ट है डिजीज का, ट्रांसमिशन का, वो भी मेंशन किया गया डायग्राम में, तो हमें वो जानना पड़ता है, वो स्टडी करना पड़ता है। तो डायग्राम में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी है ना, वो भी आपको कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बेटा ये रहते हैं हमारे पास क्लास एव्स में, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के जो बर्ड्स वाला क्लास है यानी कि क्लास एव्स, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में पैवो है यानी कि पीकॉक, सिटाक्युला एंड कॉर्पस, ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं। सो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमें मार्क करना है, यानी कि उस ऑप्शन को हमें मार्क करना है जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड है, ये प्रेजेंट रहता है बर्ड्स के केस में। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैवो, सिटाक्युला एंड कॉर्वस, यानी कि हमारे पास है पीकॉक, सिटाक्युला यानी कि पैरेट एंड कॉर्वस यानी कि क्रो। ये 3 ऑर्गेनिज्म, तीनों बर्ड्स हैं, इनके केस में क्रॉप एंड गिजार्ड रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमें करेक्ट लग रहा है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्वस, कोलंबा, ये दोनों बर्ड्स हैं, कोलंबा लिबिया यानी कि पीजन। उसके बाद कैमिलियन जो है वो रेप्टाइल है, तो ये ऑप्शन गलत। ब्यूफो, ये तो पहले से ही गलत हो गया। ठीक है, ब्यूफो
जो कि एक एम्फीबिया है, बेलेनोपटेरा मैमेलिया है, बेंगैरस जो कि अगेन रेप्टिलिया है, स्नेक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। केटला फिश, फ्रेश वाटर फिश। उसके बाद कोलंबा बर्ड है, क्रोकोडाइलस रेप्टाइल है। नहीं, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जहां पे तीनों बर्ड्स हैं, तो यही करेक्ट रहेगा। क्रॉप एंड गिजर्ड इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ क्लास 8, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, गिजार्ड जो है वो चर्निंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एडिशनली क्रॉप भी इनके पास प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो एप्स में प्रेजेंट है, तो उन्हीं ऑप्शन को मार्क करना है जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये है मेमेलियन कैरेक्टर्स पे बेस्ड। हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर्स। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर्स जो किसी और में नहीं होंगे। सबसे पहला तो ऑप्शन में मेंशन किया है पिन्ना। ठीक है, ओके। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल यानी कि सिंगल कॉन्डाइल रहेगा, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल रहेगा। जो स्कल है उसमें सिंगल ओपनिंग रहेगी ऑसिपिटल रीजन में, तो ऐसा नहीं है ना। उसके बाद मेमेरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है पिन्ना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमेरी ग्लैंड्स। पिन्ना एंड मेमेरी ग्लैंड्स जो है वो तो ठीक है, बट हमारे केस में जो कॉन्डाइल्स होते हैं वो दो होते हैं। यानी कि अगर आप ह्यूमन हेड देख लोगे, ह्यूमन के कॉन्डाइल्स देखोगे, उसके केस में क्या रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, नीचे दो कॉन्डाइल्स रहते हैं लाइक दिस, ये फोरामेन ओवेल और ये, ठीक है, सॉरी फोरामेन मैग्ना, और ये आगे दो कॉन्डाइल्स, ये वाला एक ये वाला। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली बना लेती हूँ। ये आ गया आपका स्कल, एक ये कॉन्डाइल, ये फोरामेन मैग्ना, और ये आ गया, ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं। तो सिंगल कॉन्डाइलिक स्कल जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। सिंगल कॉन्डाइलिक स्कल जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकेंड हेयर। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पर ये यूनिक फीचर नहीं है क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एम्फीबिया में भी प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी है। मेमेरी ग्लैंड्स ये यूनिक फीचर है। हेयर, ठीक है, पिन्ना भी और मेमेरी ग्लैंड्स, ये तीनों यूनिक फीचर्स हैं मैमल्स के केस में। बट स्टिल हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की भी, हेयर, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगेन इनडायरेक्ट। पहले तो डाइकंडाइलिक स्कल होता है, ये इनकरेक्ट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूनिक फीचर नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यूनिक फीचर जो है, मेमेलियन फीचर जो है वो ये है। ठीक है, तो मेमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को मैमल्स कहा जाता है। एयर पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं और स्किन में हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो मैमल्स के यूनिक फीचर्स हैं। सो ये आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन कॉर्डेटा की। तो इसमें पूछा गया है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड रहती है, डबल नर्व कॉर्ड रहती है। हमारे केस में सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं है, होलो नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल होती है, मिड डॉर्सल नहीं होती, कंप्लीटली डॉर्सल होती है। उसके बाद डबल नहीं, सिंगल नर्व कॉर्ड होती है। उसका प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, कैपिलरीज होती है हमारे पास, करेक्ट है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं पाइसिस के केस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, बट अगर आप ये बोलो कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है पाइसिस में होते, सारे कॉर्डेटास में नहीं है, बट हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, बट हमारे केस में जो हार्ट है वो वेंट्रल रहता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बट सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का होना और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और कुछ के केस में एडल्ट्स में भी है। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो यहाँ से कंप्लीट हुए आज के हमारे क्वेश्चंस। हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूंगी।
तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें आपने जाना कि क्या क्या पैटर्न रह सकता है। आपको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फिगर आउट करने हैं, मैच करने हैं, असर्शन रीजंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। असर्शन रीजन सबसे ज्यादा ट्रिकी रहते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान से करना। जब सबसे बड़ी बात होती है कि हम करेक्ट असर्शन या रीजन हम ढूंढ लेते हैं, सबसे बड़ी बात होती है हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। तो इसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल क्लियर रहें, हमें पता हो कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने बताया है कि ये इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो आपको हर एक टॉपिक जो है ना वो अच्छे से पढ़ना है। असर्शन रीजन जो है उसमें रीजन जो है उसको प्रॉपरली रिलेट करना है असर्शन के साथ। और जब आपके पास मैच द फॉलोइंग है उसमें भी आपको कंफ्यूजन रह सकती है, उसे भी बहुत ध्यान से करेंगे, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हर छोटे छोटे वर्ड को, यानी कि कोई भी एक वर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सिंगल वर्ड में चेंज कर दी होगी, ठीक है, चेंज कर दिया होगा, तो उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये है हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि वहां पे कैसा पैटर्न रहता है, वहां पे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम लास्ट में जब यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर्स की क्या क्या क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही और अपडेट्स चाहिए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट और कोई भी वीडियो मिस ना